ये माइनॉरिटीज, इसमें कोई शक नहीं कि एक एक खौफ के इन पे एक खौफ बनाया गया है। और विभिन्न सरकारें इन पे एक तरफा कार्रवाई करती हुई दिखी हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अब बंगाल हो, चाहे आसाम तो कुछ दिन से हो। ऐसा लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लोग तो ये कहते हैं, और हमारा भी मानना ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको पोलराइजेशन करना बड़ा आवश्यक हो गया है। क्योंकि अगर 80% जनता का आप दिल जीत लें। और नौशाद साहब, एक बात आप समझें, हिंदुस्तान में करीब करीब हमेशा एक 30% राइट विंग सोच के लोग रहे। लेकिन उसके बरक्स 30% बहुत ही एक लिबरल सेकुलर तबका भी रहा है। एक बीच में 30% है जिनको मालूम नहीं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। ये जो राइट विंग तबका है 30%, इसमें भी जो कट्टरपंथी हैं वो केवल 15-16% है। हिंदुस्तान में जो 30% सेकुलर लिबरल हैं, वो इतने विशसली सेकुलर और लिबरल हैं कि आप और हम अंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए हिंदुस्तान आज भी अपना सेकुलरिज्म बरकरार रखता है। लेकिन ये ये एक फॉर्मूला बीजेपी समझती है कि इनको पे कर रहा है, कि ये जो 80% आबादी है, जो गैर मुस्लिम, गैर क्रिश्चियन, गैर सिख, गैर पारसी है, अगर उसका 50% भी हम जीत लें, उनका दिल जीत लें, तो हम पावर में आ जाते हैं। तो पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला है। लेकिन अब आप जिंदगी में समझ लीजिए कि ये एक हद तक पहुंच चुका है। अब आगे ये नहीं बढ़ने वाला। अगर आप सड़क पे भी अब चलेंगे, किसी दुकान में भी जाएंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत हो चुका। ये आप कब तक करते रहेंगे? इससे फायदा क्या हो रहा है? मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है? मुझे तो इस मुल्क में रहना है। एक इनका जो हमारा नेशनल एंथम है, टैगोर साहब का, जी। उसका एक सेकंड स्टैंजा है जो हमने एंथम में कोट नहीं किया। जी। और उस सेकंड स्टैंजा में वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियानी, भारत भाग्य विधाता। अगर ये स्टैंजा हम रखते, तो हमारा बच्चा बचपन से ये सीखता और पढ़ता कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियानी, सिख, पारसी, जैन। ये हमारा बच्चा पढ़ना भूल गया कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, कल्चर है, भाईचारा है, गंगा जमनी कल्चर है, सिंथेटिक। जो बुल्ले शाह कहा करते थे कि उनका एक फेमस वो है कि खेरूंगी होली कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। तो ये हमारा कल्चर है। यहाँ बुल्ले शाह भी रहे हैं, या नानक भी रहे हैं, या कबीर भी रहे हैं, यहाँ निजामुद्दीन औलिया भी रहे हैं। इस कल्चर को आप खत्म नहीं कर सकते 10 साल में एक एटमॉस्फेयर खराब करके। आपको फायदे हुए, आपको पॉलिटिकल फायदे हुए, दिल टूटे, मकान भी टूटे, आर्थिक नुकसान भी हुए। लेकिन ये एक दौर है। मेरा ये अपना ख्याल ये है कि दौर आते हैं और खत्म हो जाते हैं। मेरे तो ज्यादातर दोस्त, ज्यादातर मैं क्या, 99% दोस्त गैर मुसलमान हैं, जिनसे मेरा बिल्कुल घर का ताल्लुक है। तो हमें हमारा ये मेल जोल, ये भाईचारा कोई तोड़ नहीं सकता। नौशाद साहब, देखिए, मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मैं इनको एडवाइस नहीं कर सकता। ये तो बहुत पक्के वो परिपक्व नेता वहां पर बैठे हैं, जो रात दिन सिर्फ राजनीति के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरे सामने आती है वो ये है कि ये जब तक एक दूसरे के एक साथ नहीं लड़ेंगे, जो इन्होंने 2024 में साबित कर दिया था कि सीटें जो 400 की बात कर रहे थे वो 240 पे आ गए, ये एकता की बात थी। और वही 240 अगर 10 सीटें कम हो जाती तो सरकार बदल चुकी थी। तो ऑपोजिशन को तो बैठ के ये समझना होगा कि हम किस तरह से अपने आप को एकजुट करें। दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। किसी एक विशेष लीडर को ब्लेम करना, आजकल राहुल जी को लोग ब्लेम कर देते हैं या ममता को ब्लेम कर देते हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि यही राहुल गांधी थे जिन्होंने बैठ के इंडिया अलायंस चलाया। उन्होंने ही दोस्ती की थी। राजनीतिक अभी भी, जो मैं अखिलेश जी का एक बयान सुन रहा था या पढ़ रहा था कि हम तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे।
अब लेकिन इसमें देखिए, सेक्रीफाइसेस दोनों तरफ से होनी पड़ेंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि बंगाल में जब आप एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कांग्रेस और सीपीएम ममता जी से क्यों लड़ गई। जी। ये तो मोटी बुद्धि की बात है कि जी। आप अगर उनसे मिलके लड़ते ये चुनाव, भले आप उनसे कुछ सीटें कम ले लेते या वो का आपको कम दे देती या ज्यादा दे देती, तो आज बंगाल की ये परिस्थिति नहीं होती। जी। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी एंड सेंस ऑफ सैक्रिफाइस अगर इन पार्टीज में नहीं होगा, तो ये बहुत बुरी तरह से 2029 में हारेंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल छिन भिन है। और आप देखिएगा कि अगर अखिलेश जी और राहुल जी बैठ के तय नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में कि कितनी सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे लड़े जाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ना, कि बिल्कुल पिछड़े हमारे साथ हो जाएंगे या मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे, ये एक लेवल तक काम करते हैं। जी। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता देखती है कि कौन जीत रहा है, हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि रोजमर्रा के काम तो जीतने वाले कैंडिडेट करता है ना। जी। जो आदमी जीत के आएगा वही तो आपका रोजमर्रा का काम करेगा। वो थानेदार को भी कंट्रोल करता है, वो पटवारी को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए ऑपोजिशन यूनिटी इनकी मेन चीज। ये बड़े जबरदस्त चैलेंज एक नौजवान के सामने आ गए हैं। जी। हम लोग क्या करते थे, हम लोग सीबीएसई में पढ़ के यूनिवर्सिटी चले जाया करते थे, है। सीबीएसई के लिए बहुत मेहनत करते थे, सीबीएसई में बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि साहब अब तो सुएट होगा, कि सीबीएसई में आपका जो भी नंबर आए, जी। हम जो हैं वो आपको सुएट में से करेंगे। अब इसका देखिए दूरगामी परिणाम। मैं सीबीएसई में मेहनत करना छोड़ दूंगा, मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में चला जाऊंगा कि सुएट के मेरे नंबर आ जाएं। जी। अगर मैं सुएट में पास नहीं होता हूं और सीबीएसई में भी नंबर नहीं आए क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, तो मैं दुनिया में कहाँ जाऊंगा। ये सब चीजें यूथ के दिमाग में घूम रही हैं आज की तारीख में। और ये सब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक एक बॉम्ब बन के निकल रहा है जो हम देख रहे हैं, कि इंसान जाए तो जाए कहाँ। दिल्ली जैसी जगह में जनाब हम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश में लोग कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। ग्रेटर कैलाश जैसी जैसी कॉलोनी जहां पर आपके सब अपर मिडिल क्लास या रईस लोग रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो टैंकर से मंगवाते हैं पानी, और कभी कभी टैंकर भी नहीं आता। और एक महिला ने तो आज इंटरव्यू दिया है कि साहब मैं दिन में 6-6 दफा जाके अपनी टंकी चेक करती हूँ कि कितना पानी बच गया है। तो आप अंदाज लगाइए कि उस परिवार पे कितना प्रेशर है आज, और उसके बच्चों पे कितना प्रेशर है आज, कि घर में पानी भी भरवा रहा है, कॉलेज भी देखना चाहता है, उसके बाद उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला प्रेशर है। एक हमारी यंग डेमोक्रेसी है, तो हम तो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश डेमोक्रेसी देखें, तो वो तो 13वीं सदी में शुरू हो गई थी। तो वी आर ए वेरी यंग डेमोक्रेसी विच इज इवॉल्विंग। और इसलिए हर सरकार पे एक बहुत प्रेशर है। लेकिन एक फर्क हिंदुस्तान में ये हो गया है कि पावर में रहना और पावर जीतना इतना एक्सपेंसिव हो गया है। जी। अगर आप पावर हार जाए फिर पावर जीतने की कोशिश करें, तो आपके पास सरमाया नहीं रहता है, एनर्जी नहीं रहती है। तो पावर जीतने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्राइसिस है, क्योंकि आज जो हम बात करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। बहुत लोग जुडिशरी से नाराज रहते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता उस पर, जी। क्योंकि वो एक हमारी आखिरी उम्मीद फिर भी बनती है। बहुत लोग पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की क्वेश्चनिंग में बहस का लेवल क्या हो गया है। बहुत लोग आपके एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफा काम करता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरदार पटेल का वो स्टील फ्रेम आईएएस में खत्म हो चुका है, क्योंकि आईएएस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है अपने नेताओं के सामने। जी। तो इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स तो आप अपने सामने देख रहे हैं। और वो इसलिए है कि गवर्नमेंट का प्रेशर है कि भाई हमें तो इलेक्शन जीतना है, क्योंकि इलेक्शन अगर हार गए तो वापस कब आएंगे हम पावर में। और एक विंडिक्टिव राजनीति हो गई है कि अगर इलेक्शन हार गए तो जो जीत के आता है वो आपसे विंडिक्टिव भी हो जाता है। तो ये सब चीजें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। ऐसा है, भल्ला साहब तो सरकार के बड़े फैन हैं जी। और रहे हैं।
जी। और मैं नहीं समझता और मैं समझा नहीं कि ये कैसे एकदम पल्ला पड़ते अपना। कहीं ना कहीं तो कुछ नाराजगी मुझे दिखी। लेकिन बात सही कह रहे हैं। बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीति के दरवाजे पे हमारी इकोनॉमी जो है ये वो नुकसान कर पा रही है। हमारे खजाने तो खाली इसलिए हो रहे हैं कि हम जो लाभार्थी की चीज हमने शुरू की है कि जहां हम चुनाव कराएंगे, हम 3,000 दे देंगे। उसकी एक होड़ लगी हुई है जी। कि अगर मैं आपको टीवी सेट दूंगा तो अगला आपको मोटरसाइकिल दे देगा, या अगर मैं आपको 2,000 दूंगा तो अगला 3,000 दे देगा। ये तो वादे हुए चले जा रहे हैं। जी। और अब स्टेट्स में ये हाल हो गया है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियन क्या देखता है? पॉलिटिशियन तो ये देखता है कि मैं पावर में 5 साल के लिए तो आ गया हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। तो सुरजीत भल्ला, अगर आप एनालिटिकली समझे तो बिल्कुल सच बात कह रहे हैं। और सब इकोनॉमिस्ट, सुरजीत भल्ला ही नहीं, अरुण कुमार साहब को सुने, मैंने अभी मोन्टेक सिंह साहब को सुना, औरों को सुना, सब यही बातें कह रहे हैं। जब भी इतिहास लिखा जाएगा ये कोई बहुत कॉम्प्लीमेंट्री फेज नहीं है इंडियन इतिहास का। जी। जब कलिंग के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन, एक अपना दिल परिवर्तन किया, तो उन्होंने 14 एडिक्ट बनाए थे जो कंधार से लेके और कर्नाटक आज भी खड़े हुए हैं। और उनका एक संदेश है, उनका संदेश है हारमनी। अशोक बार बार कहते हैं कि अपना दिल बदल लो, और इसलिए अशोक आज आप याद रखते हैं। अकबर जब बादशाह बने तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सुलह कुल, सब में सुलह करके चलेंगे। और लोग गलत समझते हैं कि दीन इलाही उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया, ऐसा नहीं था। दीन इलाही सिर्फ एक डिबेटिंग फोरम था कि सब लोगों की वो बात सुन के एक एवोल्यूशन हो सके एक अच्छी सोसाइटी का। तो ये जो फेज हम देख रहे हैं, ये फेज कोई बहुत बहुत मतलब हमारे माथे पे कोई चकाचौंध नहीं करने वाला है। इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास 40 साल 50 साल में लिखा जाएगा, और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। वो याद रखेगा कि आपने इंस्टीट्यूशंस को किस तरह चैलेंज किया है। वो याद रखेगा कि माइनॉरिटीज आपसे नाखुश थी। वो याद रखेगा कि फार्मर्स एडिटेशन में क्या हुआ था। वो याद रखेगा कि कोविड में लोगों के साथ क्या बर्ताव हुआ था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होंगी। समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि एक तरह से जनता को जगाया। क्योंकि जो कहा जाता है अंग्रेजी में कि पुश अंडर द कारपेट, तो हम लोग कारपेट के नीचे कई चीजें छुपाने की कोशिश करते हुए कई सालों से। और इसमें कोई शक नहीं है कि आम जनता पे एक एक किस्म का भारी बोझ है। हमारे नौजवान कहाँ जाएं, किधर बैठें, किधर काम करें, किधर काम मिलेगा, इस सब पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर साल भर 1.5 साल की तैयारी करने के बाद और अपने बाप की किसानी बेचने के बाद और कोटा आके एक नौजवान साल भर एक कमरे में 4 और लड़कों के साथ पढ़ता है, जब उसको न कपड़े धोने का जगह है, न खाने की जगह है, न खाने पकाने की जगह है, उसके बावजूद अगर उसको कहा जाए कि ये इम्तहान अब रद्द किया जा रहा है। कल हमने सुना कि जो ये सिलेक्शन बोर्ड होता है सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, इसके भी जगह जगह पे इम्तहान रद्द कर दिए गए। किसी ने कहा कि ग्लिचेस हैं, किसी ने कहा टेक्निकल फेलियर है। लेकिन तो इससे एक बहुत जबरदस्त निराशा है नौजवानों में कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। आप देखें कि अगर बच्चा बीए या इंजीनियरिंग करके निकलता है तो वो बहुत उम्मीदों से निकलता है, क्योंकि घरों की परिस्थितियां जो हैं वो ज्यादातर गंभीर हैं। घर में आपके वालिद की उम्र बढ़ चुकी है, वालिदा की तबीयत खराब है, एक दादा नानी घर में हो सकते हैं, एक छोटी बहन हो सकती है जिसकी शादी करनी है। तो बड़ी उम्मीदों से लोग पढ़ के कॉलेजेस में जाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो पता चलता है कि लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं एक चपरासी की नौकरी में। तो ये ये जो हमारी मानसिक परिस्थितियां हैं, इसमें बहुत जबरदस्त एक प्रेशर है आज नौजवानों पे।
जी। और वो कहीं ना कहीं तो फूटने वाला है। और नौजवानों की आप बात क्या करते हैं, आप देहात की परिस्थिति देखें, जहाँ बिजली की कमी है, जहाँ पानी की कमी है। और इसको आपको जरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा आप, जी। कि ये जो 3 महीने की जंग हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान और इसराइल के बीच में, इसके क्या घातक और गंभीर परिणाम हमारे मुल्क पे हो रहे हैं और ज्यादा होंगे। जी। क्योंकि अगर हम अभी तो सिर्फ पेट्रोल की बात चल रही है कि पेट्रोल के दाम आपने 7 या 8 रुपए बढ़ा दिए हैं, या जी। एलपीजी नहीं मिल रहा है। लेकिन रास लफान जो कतर की सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जहां से हम 40% अपना एलएनजी लेते हैं, जी। उन्होंने ये कहा है कि हम 5 साल तक अपनी अपनी कंपनी का अपने यहाँ काम नहीं सुधार सकते। जी। तो एलएनजी की दिक्कत, जब जब ये बंद होगा हॉर्मोज और तेल नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स, हमारी जितनी इंडस्ट्री है खत्म हो जाएगी। और हो रही है। आप देखें कि जहां मजदूरों को एलपीजी नहीं मिला सूरत में और दिल्ली में और मुंबई में, वो अपने घर लौट गए। अब उनकी आप परिस्थिति जरा समझिए, कि जब एक मजदूर अपना घर छोड़ के शहर आता है, तो वो नौकरी की तलाश में आता है, क्योंकि उसको अपने घर में काम नहीं था। जी। लेकिन जब वो शहर से वापस अपने घर लौटता है, तो उसको कहाँ काम मिलेगा। एक जमाने में मनरेगा प्रोग्राम होता था, जहां 100 दिन आपको काम मिला करता था। जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि साहब मनरेगा पहले तो ये खत्म कर रहे थे, उसके बाद कहा जुलाई में शुरू हो जाएगा। अब बाद में कहा कि साहब 50% मनरेगा के पैसे स्टेट गवर्नमेंट देंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास तो पैसे हैं नहीं, वो कहाँ से दे देंगे। वो तो आपने लाभार्थियों को दे दे के उनके खजाने खत्म कर दिए। जी। तो ये जो पूरी परिस्थिति मुल्क में है, जिसको हम ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रुपया गिर रहा हो, चाहे और कीमतें बढ़ रही हों, इसको हम ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता तो देखती है, इसको आप कवर तो कर नहीं सकते, इसमें आप पर्दा और बुर्का तो डाल नहीं सकते। जी। तो ये जो आप कॉकरोच मूवमेंट देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाएगा या सक्सीड करेगा या नहीं करेगा, वो तो एक प्रेमेच्योर बात है। जी। लेकिन ये किस चीज का प्रतीक है, ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। जी। तो मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एहसान किया हम लोगों पे, कि एक कौम को जगा दिया, बच्चों को जगा दिया, नौजवानों को जगा दिया, कि जी। हाँ भाई अब देखो अपनी अपनी परिस्थिति। और उसकी वजह से ये सब आपके सामने हो रहा है। और गवर्नमेंट का रिएक्शन आप देखिए, कि उनका जो फेसबुक बंद कर दिया, या इंस्टाग्राम बंद कर दिया, या एक्स बंद कर दिया। शायद इंस्टाग्राम तो अभी बंद नहीं किया है। लेकिन ये भी दिखाता है कि गवर्नमेंट कितनी बैकफुट पे है। जी। ये छोटी सी चीज पे आपको कितना खौफ और भय है कि ये बढ़ सकता है। तो ये रिएक्शन है। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि अब आगे क्या होता है, ये हमको देखना पड़ेगा।